और भाई कैसे हो सब लोग? बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये सब सीख लिया था। हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल या एंगुलर, मैग्नेटिक, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है वो तो आपको क्या बताता है? शेल या फिर ऑर्बिट। जो एजीमुथल होता है वो क्या बताता है? सबशेल। और जो m होता है वो आपको क्या बताता है? ऑर्बिटल। ठीक है, हमने देखा था कि गिवन n के लिए वैल्यूज ऑफ l कितनी होती है? n। अगर n के लिए 2 है तो l कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। और ये जो वैल्यूज होती है कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1। एक गिवन m के लिए वैल्यूज l की -l to +l वेरी करती हैं। और ये टोटल वैल्यूज होती कितनी है? टोटल 2l+1 वैल्यूज होती है। इसके अलावा मैंने आपको ऑर्बिटल सिखाए थे। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक px, दूसरा py, तीसरा p। px, py, pz के लिए m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? -1, 0, +1, है ना। लेकिन वैल्यू फिक्स नहीं है, किसी के लिए कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसके लिए 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। इसके लिए मैंने आपको सिखाया था इनके अंदर होते हैं नोडल प्लेन्स। बताओ px का नोडल प्लेन कौन होता है? देखना नहीं है ना, सोचना है, देखना नहीं है। px की शेप कैसी होती है? डंबल। तो डंबल जब एक्स एक्सिस पर आएगा तो yz कैसा पड़ा हुआ होगा? खाली। तो जो 2 एक्सिस बच गई वो इसका नोडल प्लेन। बताओ इसका नोडल प्लेन xz और इसका नोडल प्लेन xy। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने आपको d ऑर्बिटल सिखाए थे। बताओ कितने d ऑर्बिटल होते हैं? 5। 5 में से 2 सेट बनते हैं, एक नॉन एक्सियल और दूसरे कौन से बनते हैं? एक्सियल। बताओ एक्सियल कौन कौन से होते हैं? dx² - y² एंड dz²। d ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? पुष्पा, डबल डंबल होती है। कितने नोडल प्लेन होते हैं? 2। बताओ dx² - y² में नोडल प्लेन कितने हैं? 2। कौन कौन से? वेरी गुड, है ना। तो 2 नोडल प्लेन्स एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्सिस। dz² में कितने नोडल प्लेन होते हैं? तो कोई नोडल प्लेन नहीं होता। यहां पर क्या होती है? नोडल सरफेस या फिर कोनिकल नोड्स। नॉन एक्सियल में dxy, dyz, dzx। dxy में कितने नोडल प्लेन होते हैं? 2। कौन कौन से? yz, xz। जो एक एक्सिस गायब है उससे कॉम्बिनेशन बना लो। यहां नोडल प्लेन कौन कौन होगा? xy और xz। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हेलो सागर, हेलो विष्णु। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अभी यहां से। आज देखो हम पढ़ने वाले अपना 4th क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। और इसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? देखो कुछ नहीं है, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, डायरेक्शन ऑफ spin of electron about its own axis। तो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है उसकी डायरेक्शन को कौन बताता है? वैसे अच्छा दिख रहा है क्या आपको? कम करूं क्या ब्राइटनेस? बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा आप ही लोगों को कम दिखता होगा इसलिए बता देना, कर दूंगा। तो देखो ये जो स्पिन क्वांटम होता है स्मॉल s से डिनोट करते हैं। s की 2 वैल्यूज होती है, एक +½ और एक क्या होती है? माइनस। ये हाफ वैल्यू प्रोबेबिलिटी को दिखाती है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर क्लॉकवाइज घूमने की प्रोबेबिलिटी 50%, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की 50%।
हाफ प्रोबेबिलिटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस हाफ, हाफ प्रोबेबिलिटी एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस। तो जो प्लस हाफ है वो इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज स्पिन को दिखाता है। इसको हम ऐसे अपवर्ड एरो से या फिर ऐसे अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसे हम डाउनवर्ड एरो से ऐसे या फिर ऐसे कैसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं? कुछ एक और पढ़ा था आपने पिछली क्लास, एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था आपने। क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या था फॉर्मूला? रूट एल इंटू, उसके आगे क्या? इंटू एच अपॉन 2π। पढ़ा था ना? सेम ऐसे ही यहां पर एक और फॉर्मूला बनेगा, h अपॉन 2π इंटू रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस 1। तो देखो, सिंस मोड ऑफ s की वैल्यू एक ही हो सकती है, हाफ हो सकती है ना भाई। स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ। तो अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड लूं तो इसकी वैल्यू हाफ हो सकती है। तो देखो इसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, कितनी? h अपॉन 2π इंटू रूट ओवर हाफ इंटू हाफ प्लस। इसको सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमने चारों क्वांटम नंबर सीख लिए हैं और अब ये चारों क्वांटम नंबर सीखने के बाद हम सीखेंगे कुछ रूल्स जिनसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और फिर और कुछ चीजें जो हमको यहां सीखनी है। ठीक है, उससे पहले आप देखें किसी भी ऑर्बिटल को, अब हम देखें तो हमारे पास हम सीखते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसका स्टैंडर्ड तरीका होता है NLX। क्या होता है? NLX का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने लिखा 3p3, इसका मतलब E जो नंबर लिखा है EN को दिखाता है, शेल इसको दिखाता है, शेल का आइडिया देता है। ये जो लिखा है ये L को दिखाता है, मतलब सब शेल। ठीक है, कई बार इसके साथ भी कुछ नाम लिखा हुआ होगा, जैसे मैं लिख दूं यहां पर 3px, तो ये जो लिखा है ये ऑर्बिटल को दिखा रहा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें n है 3 शेल, L है ये क्या चीज? सब शेल। तो यहां पर ऑर्बिटल इज स्पेसिफाइड, बता दिया है कि P का भी कौन सा ऑर्बिटल है? S। यहां पर ऑर्बिटल इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब ये PXB या PY और PZ कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और ये X क्या होता है? ये बताता है उस सबशेल में या ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यार ये 3 हटा देना, 3 तो हो ही नहीं सकते, 1 लिख लेना। क्यों नहीं सकते बताऊंगा अभी आपको, कॉपी करो एक बार। हाँ भाई चले आगे? ठीक है, तो सेम चीज ये है। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके शेल को बता देगा, ये आपके सबशेल को बता देगा, और ये किसको बता देगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 4f5, तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? 4।
एल की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? एक सेकंड, थ्री आ जाएगी ना? ठीक है, बताओ एम की वैल्यू। एम की थ्री, एम की वैल्यू -3 से लेकर +3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, मुझे भी नहीं पता, पॉसिबल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और बताओ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ±½ कुछ भी हो सकती है। तो सिर्फ इस एक चीज से, कॉन्फ़िगरेशन से आप एन, एल, एम, एस सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये सब सीखने के बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। कहीं डालें नेक्स्ट, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो देखो, जो सबसे पहला प्रिंसिपल या रूल आता है उसे हम बोलते हैं ऑफ-बोस प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ऑफ-बोस प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि भाई देखो, एक एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स in increasing order of their energy। कहने का मतलब दैट इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके भी ऊपर वाला। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो उसके लिए हम एक रूल सीखते हैं, उसे हम बोलते हैं N+L रूल। कौन सा रूल होता है? N+L रूल क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, सो उन दो में से अगर आप कंपेयर करो तो ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ N+L विल बी एट हायर एनर्जी। तो वो ऑर्बिटल जिसके लिए N+L के लिए क्या होगी? ज्यादा। बताओ उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। और जिसके लिए कम होगा वो क्या होगा? कम। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ऑर्बिटल है 3s, एक ऑर्बिटल है 3d, एक है मेरे पास 4p भी नहीं आएगा अभी, एक से रुक जाओ। मान लो एक है 2s, एक है 3p, एक है आपके पास 3d और एक है आपके पास 4s। ठीक है, आपको इनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप खुद देखो, बताओ इसके लिए n कितना, s कितना, l कितना, सॉरी 0। N+L की वैल्यू इसके लिए कितनी बन गई? 2। दिख रहा है सबको? बताओ इसके लिए n कितना? 3। p के लिए l कितना? 1। 3 + 1 कितना हो गया? 4। ये 5, 3 + 2, ये 4 + 0 कितना हो गया? 4। इसके बाद इसको हटाए थे थोड़ी देर के लिए भी। तो बताओ इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या बन जाएगा? यानी सबसे पहले किसको भरा जाएगा?
फिर और फिर 3D। यहां तक समझ में आता है। अब इसके बाद अगर आप देखो, कभी कभी क्या हो सकता है कि n प्लस एल सेम भी हो सकता है। सो इफ n प्लस एल इज सेम, देन द ऑर्बिटल having what higher value of n will be at higher energy। तो अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल सेम है तो बताओ उसके लिए जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। जैसे मैं आपसे बोलूं 3D, मैं आपसे बोलूं 4s, सॉरी नॉट 4s, 4p और 5s। बताओ इन तीनों के लिए आप n प्लस एल निकालो। देखो 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 0 5। अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? n। जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा। ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर है। सही है? लिखो फटाफट। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना। n plus l rule is not applicable for hydrogen and hydrogen like species। बेसिकली इनको हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर मैं आपको इनके एग्जांपल दूं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचा He+। लिथियम में 3 होते हैं, 2 हटा दो। तो ये सब होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या होती हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो जितनी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं उनके लिए n प्लस एल रूल एप्लीकेबल नहीं है। फॉर देम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन the value of n only। ठीक है? तो जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है? n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन and hydrogen like species, हाँ भाई, तो देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अगर आप देखो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। और 1s के बाद फर्स्ट सेल के बाद आप कौन सेल में जाते हो? सेकंड। तो देखो इसको मैं सिखाऊं उससे पहले एक और चीज सिखाता हूं मैं आपको। यहां लिख लेते हैं इसको। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल होता है 1s, सेकंड में क्या होता है? 2s और 2p। थर्ड में कौन कौन होता है? 3s, 3p और 3d। फिर 4s, 4p, 4d। फिर 4f, यस आई एम सॉरी, 4f। फिर क्या आ जाएगा? 5s, 5p,
5d 5f, फिर क्या आएगा 6s 6p 6d 6f, जरूरत पड़ेगी तो 5g आ जाएगा, 6g 6h भी आ जाएगा, जरूरत पड़ेगी। फिर कौन आएगा 7s, बस यही कहानी खत्म हो चुकी होती है वैसे तो। अब देखो इनमें अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देखें उसके लिए आप यहां से एक एरो मार्क करो ऐसे, ठीक है, एक एरो हो गया, इसके पैरेलल एरो चलाते जाओ, इसमें दिमाग लगा ना कौन किसको कट करेगा, आप तो पैरेलल एरो मार्क करते जाओ, जो रास्ते में आएगा अपने आप कटता जाएगा, आपको उसकी चिंता नहीं है, सही है। यही इनका एनर्जी ऑर्डर हो गया है। आ जाओ ऐसे, मतलब यहां से आप स्टार्ट करोगे, इधर जाओगे, मैंने बताया भी था आपको लास्ट टाइम भी, फिर पीछे आओगे, फिर इधर जाओगे, मतलब अगर मैं यहां पर एनर्जी ऑर्डर देखूं, एनर्जी ऑर्डर फॉर एटम्स अदर देन व्हाट, हाइड्रोजन, तो एनर्जी ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s की, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर कौन भरा जाएगा 4s, फिर 3d, फिर 4p एंड सो ऑन, कहानी चलती है। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, ये रहा ना 4s। सो आप समझे ये n+l रूल ही है, आप लगा के देख लो, बताओ n+l कितना 1, n+l 2, n+l 3, n+l 3, लेकिन इसका n कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी कम, तो ये n+l रूल ही है, उसी के हिसाब से एनर्जी का ऑर्डर है। तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे इसी ऑर्डर में भरेंगे, पहली बात, बोले समझ में आ रहा है। वैसे आप इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो बट अभी भी आप सीख सकते हो। ये जो है ये लोएस्ट एनर्जी है, क्या है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, इसे हम बोलते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। बताओ इसे क्या बोल देंगे, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बताओ ये क्या बन जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अगला क्या बन जाएगा इसकी, एंड सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। तो हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम के लिए 1s ग्राउंड स्टेट है, 1s के बाद अगला कौन है 2s, वो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, 2p सेकेंड, 3s थर्ड, और इसी तरह कहानी चलती है, रटने की जरूरत नहीं है, यहां से निकाल सकते हो, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, एनर्जी के ऑर्डर में चलती है। हो गया, समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, n पर। तो देखो हाइड्रोजन के लिए ऑर्डर क्या होगा, 1s, n1 है एनर्जी सबसे कम। बताओ 1s के बाद कौन कौन से ऑर्बिटल बचे, 2s और 2p। अब 2s और 2p के लिए n की वैल्यू क्या है, सेम, तो बताओ एनर्जी भी क्या होगी सेम। यानी हाइड्रोजन के लिए अगला ऑर्डर क्या बनेगा, 2s इज इक्वल्स टू, सही। फिर बताओ थर्ड शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, ऑर्डर क्या बनेगा, 3s की एनर्जी, 3p की एनर्जी और 3d की एनर्जी क्या होगी इससे, सही है। बताओ अगला क्या बनेगा, बोलो जल्दी, 4s, अबे विमल का क्या हो गया, बोलो, और इस तरह फिर आगे चलता है। बताओ ग्राउंड स्टेट कौन, तो 1s तो इसकी क्या हो गई ग्राउंड स्टेट। बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन, 2s या 2p, दोनों, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है सेम। अब ये पूरा का पूरा जो सेकंड शेल है वही इसकी क्या बन गई है, एक्साइटेड स्टेट।
क्या बन गई है? इसी तरह सेकेंड एक्साइटेड कौन होगी? ये तो गई फर्स्ट, ये थर्ड शेल हो गया पूरा का पूरा, ये इसकी क्या बन गई है? सेकेंड एक्साइटेड। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए एक्साइटेड स्टेट अलग है, बाकी एटम्स के लिए एक्साइटेड स्टेट अलग है, उसे आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, जिसकी एनर्जी सबसे कम वो ग्राउंड स्टेट, उसके अगले वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके अगले वाली सेकंड, उसके अगले वाली थर्ड। आराम से देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो ये सीखने के बाद आपको जो अगली चीज सीखनी है उसे हम बोलते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड डीजेनरेसी। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और डीजेनरेसी। डीजेनरेट का सिंपल सा मतलब होता है सेम एनर्जी। क्या होता है? तो अगर हम लिखें कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होंगे, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड डीजेनरेसी। उन ऑर्बिटल्स का जो नंबर होता है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। जैसे मैं आपसे बात करूं एस सबशेल, बताओ एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? भाई साहब एक होता है। अब बोलने को आप बोल सकते हो कि इसकी डीजेनरेसी 1 होगी, क्या बोल दोगे? लेकिन डीजेनरेसी की बात ही तब आएगी जब आप सोचो एक डब्बे को किससे कंपेयर करूं? कम से कम 2 डब्बे होने चाहिए मेरे पास, तो 2 डब्बे होंगे तो कंपेयर करूंगा। अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो वो दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे, और डीजेनरेसी कितनी कहलाएगी? 2। ठीक है, तो एस सबशेल के लिए डीजेनरेसी का एस सच कोई मतलब नहीं है। पर कोई ज्ञानी आदमी आके आपसे पूछ ले, नहीं मेरे को तो बताओ डीजेनरेसी, तो बोल देना एक होती है। वैसे तो एब्सर्ड है उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पी सबशेल की बात करते हैं। बताओ पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सीखा था आपने, कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई साहब, और इन तीनों की एनर्जी क्या होती है? सेम। तो ये आपके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ऑर्बिटल्स हैं? नाम px, py और pz। बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी? 3 हो गई भैया, 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी क्या है? सेम। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? px में, py में या pz में? किसी में भी जा सकता है। तीनों की एनर्जी क्या है? डीजेनरेसी का मतलब ही यही है। अगला सबशेल कौन सा होता है? डी सबशेल। कौन सा होता है? डी सबशेल। तो बताओ डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, और पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम। तो यहां आपके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी कहलाएगी? 5। सही है। बताओ एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? 7। समझ में आता है आप डीजेनरेसी का मतलब? चलिए, अब अगर आपको डीजेनरेसी का मतलब समझ में आता है तो मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन फेंक रहा हूं, उनका सही आंसर दें। पहला प्रश्न, कैलकुलेट द डीजेनरेसी ऑफ
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन एटम एंड सेकेंड हाइड्रोजन एटम। चलो कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से, हो गया? चलिए, नाइट्रोजन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट नहीं होती है, होती है ये वो वाली नहीं, कोवेलेंसी वाली, अभी भी तो सिखाई है। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा? 1s, बोलो, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 1s, फिर 2s इज इक्वल्स टू 2p, फिर 3s इज इक्वल्स टू 3p इज इक्वल्स टू 3d, फिर 4s, 4d। बोलो समझ में आता है? अब बताओ ये क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या हो गई अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट में सबशेल कौन सा है? p, और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई? 3। समझ में आता है? हाइड्रोजन के लिए ये क्या हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, ये क्या हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूरी, और बताओ ये पूरी क्या हो गई मेरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें 3s में 1 डब्बा, 3p में 3 और 3d में 5। बताओ पांचों इन सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम, सेम है ना? बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई? 9। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी दिखा भी दूंगा मैं आपको, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है ये आपको। ये क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन, ये जेई एडवांस 2017 में पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन कि हाइड्रोजन एटम की सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बताओ। अब पहले तो डीजेनरेसी का मतलब पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए नॉर्मल n+l रूल नहीं होता है, उसके लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? n। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका n+l रूल, जिसने मैं सिखाया कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो किस ऑर्डर में भरने चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, n+l रूल सीखने के बाद हमारे पास जो अगला रूल आता है सेकंड, उसे हम बोलते हैं, सुन लेते हैं, तो देखो नेक्स्ट जो आपके पास प्रिंसिपल उसे हम बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? बहुत सिंपल है, अगर मैं आपसे इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have same value of all the 4 quantum numbers। किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। कोई 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा, जैसे दुनिया में 2 लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा भाई ही हो, चाहे उनकी शक्ल सेम हो, शरीर सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। मानते हो ना इस बात को? एक्सक्लूजन, कितने लोग हैं दुनिया में? कितने लोग, बिलियंस ऑफ पीपल, और कोई भी 2 लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। तो ऐसे ही पॉली ने कहा कि भाई साहब, एक एटम में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लो रैंडमली, उनके लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। ये तो कह दिया पॉली ने। अब पॉली ने तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल दिया
अब आम जनता की भाषा में, है ना, मैंगो पीपल लैंग्वेज में हम इसे कैसे समझें? तो बहुत आसान है। हम ये कहते हैं कि देखो भाई, मान लो तुम्हारे पास एक डब्बा है, एक डब्बा बोले तो एक ऑर्बिटल है, चलो इसको नाम दे देते हैं 3s, दे दिया। अब मुझे इसमें यह देखना है कि एक ऑर्बिटल यानी एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मेरे पास एक पॉसिबिलिटी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाए, या मेरे पास पॉसिबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाए। या 2 ही क्यों आए भाई, 3 भी तो आ सकते हैं, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकते हैं। तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं ऐसे, कैसे भी भर दो, आपकी इच्छा हो जैसे भर दो, ऐसे भर दो, ठीक है। तो पॉली ने कहा कि नहीं भाई देखो, कुछ कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? अगर तुम इसके लिए n की वैल्यू लिखो तो 3 आएगी इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस वाले के लिए लिखो तो भी कितनी आएगी? 3, क्योंकि ये 3s में है। बताओ l की वैल्यू कितनी आएगी s ऑर्बिटल के लिए? 0, तो इसके लिए भी क्या आएगी? 0। बताओ m की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0, तो वो भी कितनी आएगी? 0। लेकिन s की वैल्यू कितनी आएगी? +½ आएगी। बताओ ये s की वैल्यू +½ आइला। पॉली का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, 2 लोगों के फिंगरप्रिंट सेम हो गए, मशीन ही गलत है। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। सही है। अगर आप देखो ये और ये, मान लो ये भी 3s है, ये भी 3s है और ये भी 3s है, तो देखो फिर से सेम कहानी हो जाएगी। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, और दोनों के लिए s की वैल्यू क्या है? +½ ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सिर्फ क्या है? ये, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए भी n की वैल्यू 3, इसके लिए l की वैल्यू 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए m की वैल्यू 0, इसके लिए भी 0, लेकिन इसके लिए s कितना होगा? +½ और इसके लिए s कितना होगा? -½ दैट मीन्स ये सही है। तो अब आम आदमी की भाषा ने हमें पॉली ने वापस सिखाया कि देखो भाई, इसका मतलब यह है दैट इज n ऑर्बिटल यानी एक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट व्हाट? अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी उनका स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट। बोलो, बात समझ में आ रही है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ये हमें सिखाते हैं पॉली भैया। इसीलिए किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। तो आप याद करो, हमने एक फॉर्मूला भी सीखा हुआ है, बताओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल होता है n²। ये तो आ गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बताओ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल वो कितना हो जाएगा? 2n²। और यही होता है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चले भाई आगे। फिर देखो अगला जो होता है उसे हम बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आप सभी लोगों ने इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा, बट आपको इसकी कॉमन लैंग्वेज पता है। पहले इसकी टेक्निकल लैंग्वेज समझते हैं, फिर इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हुंड्स रूल को सीखने के लिए आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर 2 different arrangement of same electronic configuration. So this is for 2 different arrangement of same electronic configuration. The configuration
हैविंग हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज मोर स्टेबल बोल लो या फेवरेबल। ठीक है, जिसको भी आप समझें, रटने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज को। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है P4। क्या है? यानी P सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब इतना हमें पॉली ने सिखा दिया है कि एक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो देखो इसके हिसाब से मेरे पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। 4 इलेक्ट्रॉन में ऐसे भरूं, 1 2 3 4, एक तरीका। 4 इलेक्ट्रॉन में से भरूं, 1 2 3 4, मेरी मर्जी। और एक में भरूं ऐसे 1 2 3 4। कौन सा तरीका सही है मुझे पता करना है। या आप चाहो तो 4 की जगह 3 भी भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलोगे कि भाई एक सुनना, ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये एक ही कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग अरेंजमेंट है। अगर आप मुझसे कहो P4 और P5 की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, यहां से नहीं कर सकते। हुंस रूल कब लगाते हैं? एक ही कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाए, अलग अलग अरेंजमेंट बनाए। उन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वो कौन बता सकता है? हुंड। कैसे बताएगा? वो कैलकुलेट करवाता है हमसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या बला है, आओ पहले इसकी बात करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, इसको एक काम करो ऐसा मत लिखा, ऐसे लिख लो, सिंपल यूनिवर्सिटी नाम उसका। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू कैपिटल एस प्लस 1। और जो कैपिटल एस होता है ये होता है समेशन ऑफ स्पिन्स का मोड, दैट इज सम ऑफ स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस कॉन्फ़िगरेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन का आप क्या कर दो, सम। तो उससे हमें क्या मिलती है, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलती है। ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले सम निकालते हैं। बताओ यहां पर कैपिटल एस की वैल्यू क्या होगी, तो समेशन ऑफ स्पिन जोड़ो, ये कितना स्पिन बताओ, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। बताओ इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है इस कॉन्फ़िगरेशन की वो कितनी हो गई, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। दिख रहा है क्या? yes, इधर निकालो। बताओ समेशन ऑफ स्पिन, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। दिख रहा है ना? yes, प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ प्लस। बताओ इसका सम निकालो स्पिन्स का, तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, लेकिन ये भी कितना, प्लस हाफ, और ये भी कितना, प्लस हाफ। कितना आ गया, 1। बताओ इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब बताओ इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। बताओ इन तीनों में से कौन सा अरेंजमेंट सही होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, हाईएस्ट है। दिस इज एक्चुअल हुंड्स रूल, जो कई लोगों को पता तक नहीं होता है। यही एक्चुअल हुंड्स रूल है। अब ये तो फिर से टेक्निकल लैंग्वेज आ गई। नॉर्मल आम आदमी की लैंग्वेज में क्या लिखें, ऐसा लिखेंगे कि देखो भाई, जब तुमको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहले हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उनकी क्या होगी, पेयरिंग। सो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, according to Hund's rule, when electrons are filled in कौन से ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है।
देन पेयरिंग of electrons will not occur until each orbital is singly occupied. तो जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। कहने का मतलब अगर आप P5 या P3 भरना चाहते हो तो P3 भरने का सही तरीका क्या है, पहले हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। एक और चीज, आप P3 को ऐसे भी भर सकते हो, कैसे, डिक्को डिक्को डिक्को, ठीक है, लेकिन मिक्स नहीं कर सकते कि एक का स्पिन ऊपर एक का नीचे, या तो तीनों का ऊपर या फिर तीनों का नीचे। ये होता है आपका हुंसू। चलो भाई, तो देखो अब ये सब हमने सीख लिया है। अब ये सब सीख लिया है तो इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसके लिए क्या लिखोगे, 1s, फिर क्या लिखोगे 2s, 2p, फिर क्या लिखोगे 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, फिर 5s, 5p, 5d, 5। और अब आप इसमें चलाओगे तीर, एक पैरेलल, दो। ये मत सोचना किसको कट करेगा, आपको मोस्ट पैरेलल रखना है। एक तीर चलाने के बाद पहला तीर को काटते हुए, थोड़ा ऊपर नीचे होगा चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप हिसाब लगा दोगे। और अब आपको क्या करना है, यहां से शुरू करना है और इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलना है। बताया था मैंने आपको पहले भी। तो जितना एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम भरते चलेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट लिखना है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो हो जाओ शुरू। सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर 2s में भी 2 ही आ सकते हैं इसमें, फिर 2p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, फिर 3s में कितने, 2, फिर 3p में कितने, 6, फिर 4s में कितने, 2, 3p के बाद 4s भर रहा है। अब देखो कितने हो गए, 6 और 4 10 और 10 20। अब d में कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पास कितने बचे, 6, 3d6। ये हो गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन फिर हम इसको करते हैं रीअरेंज। क्या करते हैं, सिंपल मैथमेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। एक तरीका, सॉरी 3d6, एक तरीका इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का है ये, सही, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप देखो आपके पास होती है नोबल गैसेस, कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका 36, इसका होता है 86, और फिर आ जाएगी अगली वाली 118 पे। कैसे आएगा वो सीख लेंगे आगे। बट अभी आप समझें, ये 26 है, बताओ 26 से पहले वाली नोबल गैस कितने एटॉमिक नंबर पर आ रही है, 18 पर। अगर आप यहां पर आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 18, तो देखो 6 और 4 10, और ये मतलब ये बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बोलो ये समझ में आता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक और तरीका क्या है भाई, यहां से यहां तक तो किसका कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का। ऐसे लिख देते हैं AR 18, और फिर क्या लिख दिया जाता है 3d6 4s2, या फिर सिंपल आप 3d6 4s2 भी लिख देते हो, लास्ट के दो।
उससे पहले क्या क्या भरा जाएगा हमको पता है, तो अंडरस्टूड है इससे पहले के ये सारे भर चुके हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर बताओ n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम उसे प्यार से और क्या बोल देते हैं वैलेंस शेल। सीखा हम लोगों ने। ये क्या हो गया n, तो बताओ इसके बाद वाला ये पूरा क्या हो गया n-1, इसे हम क्या बोलेंगे इनर शेल। क्या बोलेंगे? और इसके बाद वालों को इनर मोस्ट शेल्स। सर क्वेश्चन आ गया व्हिच इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो सही है इसका करेक्ट है कि सब दोनों सारे करेक्ट हैं, सारे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे लिखा हुआ करेक्ट तो है, उसने ऑर्डर कर दिया, आप अरेंज करके लिख लो वापस। चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो, उसका इनर शेल, आउटर शेल, ये सब अपने काम में आएंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए तीसरी चीज आप देखें, उसे वापस लिखना पड़ेगा, बहुत बार लिखना पड़ता है। देखो फिर से लिखता हूं, मुझे लिखना पड़ेगा बार बार इसको। 1s, फिर क्या है 2s और 2p, फिर क्या है 3s, 3p और 3d, फिर क्या होगा 4s, 4p, 4d, 4f, फिर क्या आएगा 5s, 5p, 5d और 5f। ऐसे आगे चलते जाओ, 6s, 6p, 6d, 6f। ठीक है, फिर 7s आ जाएगा। अभी आप देखो अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ठीक है, तो बताओ फर्स्ट शेल में कितने आते हैं? फॉर्मूला क्या था 2n², लिखवाया था मैंने आपको। तो बताओ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। बताओ सेकंड शेल में कितने आएंगे 8, 2 का स्क्वायर। बताओ थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने आएंगे 18। बताओ फोर्थ शेल में 32। बताओ फिफ्थ शेल में 50। बताओ सिक्स्थ शेल में 72 और बताओ सेवेंथ शेल में इतने होने चाहिए थे, मैक्सिमम हो सकते हैं इतने, लेकिन एक्चुअली इतने होते हैं क्या? एक्चुअली कितने होते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको यहां बुलाना पड़ेगा। अब तो ये नालायक हो चुके, ठीक है। अब आप यहां से शुरू करोगे तो बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इसलिए n = 1 में है ना ऑर्बिटल्स फील्ड लिख रहा हूं मैं। तो बताओ जब हम पहला तीर चला रहे हैं वो सिर्फ 1s को काट रहा है, n = 1 में सिर्फ 1s भरा है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। बताओ 1s के बाद किसे भरोगे 2s, 2p, 2s, 2p, ये तो कौन सा शेल आ गया? थर्ड शेल। कौन सा शेल आ गया है? थर्ड आ गया है। तो हमें तो सेकंड तक चाहिए ना, तो बताओ सेकंड, तो सेकंड शेल में कौन कौन भर रहा है? 2s एंड 2p, 2 इसके 6 इसके, टोटल कितना हो गया 8। अब यहां के बाद आप थर्ड पीरियड में आ गए तो देखो 3s,
3p 4s। यहां से तो कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया? फोर्थ। दिख रहा है? तो हमें तो कौन सा चाहिए? थर्ड। बताओ थर्ड में कौन कौन भर रहा है? सिर्फ 3s और 3p। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 8। सही क्या? फिर बढ़ो आगे, 4s फोर्थ शेल में आ गए। 4s के बाद कौन भर रहा है? 3d 4p। फिर तो फिफ्थ शेल आ जाएगा। तो बताओ फोर्थ शेल में कौन कौन भरा? 4s, ना 4s 3d और 4p। भाई साहब 4p भरने से पहले किसको भरोगे? 3d। भरा किसके बाद है? तो आप फोर्थ फ्लोर पे आ गए ना, तो वो फोर्थ से काउंट होगा। तो बताओ कितने हो गए? 2, 10 और 6 18। समझ में आ रहा है? Yes. बताओ n इक्वल टू 5 में कौन कौन भरेगा? तो 5 ही आ गया। फिर से चलाओ तीर, और चलाओ तीर। तो देखो 5 में एंटर कर गए फिफ्थ फ्लोर पे। अब सब 5 में ही काउंट होंगे। तो 5s 4d और 5p, क्योंकि इसके बाद तो सिक्स फ्लोर पे चले जाओगे आप। तो देखो फिर से कितने आ गए? 18। n इक्वल टू 6 में आओ, तो 6 में कौन कौन भर रहा है? 6s। 6s के बाद कौन भरेगा? 4f, फिर 5d, फिर 6p। अब देखो सातवें में जाओगे। बताओ सिक्स्थ पीरियड में कौन कौन भरा? 2, 7 2 14, 16 और 10 26 और 6 32। n इक्वल टू 7 को भर लो। 7 यहां से शुरू हुआ, 7s। फिर क्या भरा जाएगा? 5f। फिर क्या भरा जाएगा? 6d और फिर 7p। ये भी आएगा 32। इसीलिए आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था 2 8 8 18 18 32 32। फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट। इसलिए यदि आप इसी को देख लो, दिख रही है? बताओ क्या बताओ? अरे आ जा यार, अटक गई। बताओ फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2। सेकंड में कितने हैं? दिख नहीं रहा होगा। अब दिखेगा। देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2, है ना? बताओ सेकंड में कितने हैं? 2 और 6 8। थर्ड में भी कितने हैं? 8। फोर्थ में 18 18। यहां देखो ये लेंथ है ना, 57 72, इनके बीच में आ गए 14 और 18 ये पहले से हैं। 14 + 18 32 32। अगर ये मैक्सिमम भर जाता तो कितने होने चाहिए थे? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, अगले में 50, अगले में 72 और उसके भी अगले में 128। ऐसा होना चाहिए था। 98 सॉरी, 49 का 7 का स्क्वायर, सही है ना? बट एक्चुअली कितना होता है ये? इसलिए हम रूल यूज करते हैं 2 8 8 18 18 32 32। समझ में आता है सब लोगों को? तो आज के बाद ध्यान रखना, फर्स्ट पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, उसके अगले में 18, फिर 32 और फिर 32। कॉपी कर लिया है आप लोगों ने? करो, हो गया? चलिए अब देखो ये हम लोगों ने सीख ही लिया है। अब मैं क्या करवाने वाला था आपको? हाँ बस, तो अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाते हैं। चलो चलते हैं पीरियोडिक टेबल के पास। कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया है ना? फिर इनके ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे क्वांटम नंबर्स पर। क्वेश्चन में मैं आपको भी करवा ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो हमने इतना आप सभी लोगों ने सीखा हुआ है कि हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। ठीक है,
वैसे तो हमको ये सब कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में लिखने ही होंगे, अभी जरूरत है क्या? चलो सिखाया तो लिखा ही देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कुछ और चीज भी मेरे को आपको सिखानी है। एस ब्लॉक में जैसा कि आप देख पाएंगे फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, ये आपके 7 पीरियड्स हैं। ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है। जो मैंने आपको सिखाया उसको यूज करना सिखा रहा हूं सिर्फ मैं आपको। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको तो हम पीरियड बोलते हैं पीरियडिक टेबल में, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? तो ये आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? 1, और ये आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। है लीना की रब से फरियाद, सीखा आप सभी लोगों ने बचपन से। ये है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, रोए, जो लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, अभी आप देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 1s1। रादर आप एक का कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, आप इस पूरे ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन याद रख लो ns1, और इस पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ns2। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर्स, मैंने आपको क्या रूल सिखाया? 2 8 8, 18 18, 32 32। आप क्या करो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। फर्स्ट पीरियड बताओ, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे? 2। एक ये रहा, एक आएगा हीलियम, इसके एटॉमिक नंबर में 2 ऐड कर दो। 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19। याद करो, 2 8 8, 8 खत्म हो गए, अब क्या आएगा? 18, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87, 87 + 32 119। किसी का आपको एटॉमिक नंबर याद ही नहीं रखना है, समझ में आ रहा? बेरिलियम का कितना होता है? 2, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 सॉरी 18, गलत लिख दिया, अरे 12, रुको जरा, गलती कर दिया। 2 4 है ना ये, अरे 4 आएगा ना, 3 के बाद 4 आता है। 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 18 56 + 32 88, अगला आ जाएगा 120। समझ में आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, ये पीरियड नंबर है ns1, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? 2s1, ये बन जाएगा 3s1, ये बन जाएगा 3s2, ये बन जाएगा 2s2। 3ss का मतलब इससे पहले 1s 2s भर चुका है, 1s 2s 2p। सही है क्या? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, ऐसे देखो आप आगे चलोगे, ठीक है, अब देखो ये आ गया आपका पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? तो पी ब्लॉक में अगर आप देखें
तो 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15th, थोड़ा बना तो देता हूं फिर देखते हैं। ऐसा, तो ये 13 ग्रुप है, ये 14th है, ये 15th, ये 16th, ये 17th, तो ये कौन सा हो जाएगा 8th। ठीक है, आप देखो ध्यान से देखना है, पहले यहां देख लो नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। है हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। अभी आप देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अब यहां ध्यान से देखना, वहां हमने 2 ऐड किया था, लेकिन यहां तो 2 खत्म हो गए ना। अब सोचो इससे पहले कितने एलिमेंट आएंगे, 8। तो देखो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86, 86 + 32 118। आपको इन चीजों में परफेक्ट होना है, एटॉमिक नंबर निकालना सबसे पहले, और कॉन्फ़िगरेशंस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैंने आपको सिखाया था। बताओ इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP1। इसका NH2 रटने की जरूरत नहीं, बोरोन का लिख लो। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 4 वाले का 2s2, 5 वाले का क्या बन जाएगा 2s2 2p1। तो ये NH2NP1, ये NH2NP2, ये NH2NP3, ये NH2NP4, और ये क्या होगा NH2NP5। हीलियम को छोड़कर ये क्या बन जाएगा NH2NP6। बस हीलियम क्या होगा 1s2। अब जो पीरियड नंबर, ये सेकंड पीरियड 2s2 2p1, यहां आएगा कार्बन क्या बन जाएगा 2s2 2p2। सही है। बताओ यहां कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सही है। एक और होता है यहां पर नियोनियम NH, बट उसको भी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताओ बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5। अब आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम का कितना होगा 5 + 8 13। अब 8 खत्म हो गया, 4th में आ गए 18 होते हैं। बताओ 13 प्लस 18 कितना हो गया 31। 31 + 18 is 49, 49 + 32 is 81, और 81 + 32 113। हाँ 113। समझ में आ रहा है। ऐसे यहां कौन कौन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, फिर कौन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यहां पर आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेट। यहां भी लिख लो, ये होता है नियोनियम NH, ये होता है फ्लेवेरियम, ये होता है मॉस्कोवियम। ठीक है, ये होता है लिवर्मोनियम LV, फिर होता है टेनिसन, फिर होता है ओगोसियम, इसे कुछ नाम होता है इसका, बट अभी ये अपन P ब्लॉक में आगे सीखेंगे, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 6 है तो 6 + 8 14, 14 + 18 32। अब तो दिख ही रहा है आपको, बट आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, आप सबका लिख सकते हो, सबके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बताओ सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पीरियड है 4, ग्रुप है 16, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा इसका 4s2 4p4। बताओ आयोडीन का कितना बनेगा 5s2 5p5। पोलोनियम का कितना बनेगा, ये 6th पीरियड में आ गया है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है CH2 6s2 6p4। कर सकते हैं। ये नियोनियम है,
सिखाएंगे अपन, पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, वहां डिटेल में बात करेंगे। निहोनियम, फ्लेवोरियम, मॉस्कोवियम, लिवर्मोनियम, ये टेनेसन होता है, और वो ओजी शायद ओगोसियम ऐसा कुछ होता है उसका नाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको सिखा चुका हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंसी सिखाई थी मैंने आपको। इसमें होते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये है आपके क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब हम क्वांटम नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैं आपको एक और चीज सिखानी है मुझको, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। वो करने के बाद अपना इनऑर्गेनिक का फंडामेंटल पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। इतनी चीजें बेसिक हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए, फिर हम चैप्टर वाइज और चीजें सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।